गुरु कृपा कोचिंग सेंटर के सभी बच्चों का आपके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बच्चों, आज हम शुरू करते हैं संस्कृत से हिंदी तक का जो सफ़र रहा है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, उसका इतिहास कैसे है, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, वो आज हम सब डिस्कस करेंगे। तो हिंदी की जो आदि जननी है उसे ऋग्वैदिक काल की संस्कृत को माना जाता है। सबसे पहले संस्कृत की भाषा ऋग्वैदिक काल में शुरू हुई थी। फिर आगे जाकर संस्कृत से पाली भाषा की उत्पत्ति हुई है, और जो पाली भाषा है वो संस्कृत की ही उसके बाद यूज़ होने वाली पहली मुख्य भाषा है। फिर आगे चलकर पाली भाषा आगे बहुत ही ज़्यादा सरल होकर प्राकृत भाषा में बदल गई। फिर जो जनसाधारण वहाँ के लोग थे उस वक्त के बोलने वाले, उसे यूज़ करने वाले, उसे उपयोग करने वाले, उसे और भी आसान बना दिया। फिर प्राकृत भाषा और आसान हुई और अपभ्रंश भाषा में बदल गई। अपभ्रंश भाषा से अवहट्ट भाषा का विकास हुआ है, और फिर अवहट्ट भाषा से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको बहुत ही याद रखना है और बहुत ही एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। अवहट्ट भाषा से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अगर बोला जाए कि मूल भाषा हिंदी भाषा की जो मूल भाषा है वो कौन सी है, तो संस्कृत है। और अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो वो अवहट्ट भाषा से हुई है। कुछ मेन पॉइंट कुछ ऐसे हैं कि पाली भाषा को प्रथम देशीय भाषा भी कहा जाता है। पाली भाषा को प्रथम देशीय भाषा भी कहा जाता है। इस पर बहुत ही आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। फिर प्राकृत भाषा को, पाली के भाषा के बाद प्राकृत भाषा आई है। प्राकृत भाषा को द्वितीय देशीय भाषा कहा जाता है। और ये दो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक तो पाली भाषा और प्राकृत भाषा, ये दोनों ही बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऋग्वैदिक संस्कृत का जो आधुनिक हिंदी का जितना भी विकास क्रम रहा है, विकास काल रहा है, उसे हमने 3500 साल का विकास क्रम के रूप में विद्वानों ने माना है। 3500 साल का पूरा विकास क्रम इसका रहा है। तो इसका क्रम कैसे रहा है? सबसे पहले आपकी, जैसे ही हमने अभी बताया है कि आदि जननी सबसे पहले संस्कृत रही है, ऋग्वैदिक काल की संस्कृत रही है। उसके बाद पाली प्रथम देशीय भाषा के रूप में आई, पाली प्रथम देशीय भाषा के रूप में आई है। और उसके बाद प्राकृत भाषा आई है, द्वितीय नंबर पर प्राकृत भाषा, दूसरे नंबर पर। इसके बाद अपभ्रंश का विकास हुआ। अपभ्रंश से और भी आसान भाषा जो जनसाधारण तक पहुंची वो अवहट्ट भाषा कहलाई। और अवहट्ट भाषा से आधुनिक भाषा जो अब तक की हम पढ़ रहे हैं वो हिंदी भाषा अवहट्ट भाषा से कहलाई। अगर इससे आगे हम चले तो हिंदी भाषा अवहट्ट से बनी। तो सबसे पहले कि पाली और प्राकृत के विषय में दो ये पॉइंट ये पूछे जाते हैं कि पाली भाषा का सबसे पहला उपदेश जो महात्मा गौतम बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के महान गुरु रहे हैं महात्मा गौतम बुद्ध, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया था। प्राकृत भाषा का उपयोग महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश देने में किया। प्राकृत भाषा का उपयोग किया है। और जो वैदिक संस्कृति आई है, और इसका जो सबसे पहला मेन पॉइंट जो पूछा जाता है वह है कि आर्य जनजाति ऐसी जनजाति थी जो मध्य एशिया से भारत आई थी, और उन्होंने वैदिक संस्कृति की नींव हमारे भारत में डाली, हमारे देश में डाली। तो ये मध्य एशिया की निवास करने वाली जनजाति थी, आर्य जनजाति। और सबसे पहले पंजाब में, वहाँ के उस वक्त के पंजाब प्रांत में सिंधु नदी की जो 7 नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ भी कह सकते हैं सिंधु नदी की, उनके आसपास आकर ये बस गए। यहाँ पर ये आकर बस गए। तो उन 7 नदियों के नाम कुछ इस प्रकार है। पहली नदी उनमें सिंधु नदी, जो सबसे उस वक्त की, उस काल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, सरस्वती। नंबर 3 है चेनाब। फिर झेलम नदी, सतलज नदी, रावी नदी और व्यास नदी। तो ये ऐसी 7 नदियां हैं जिनके आसपास आकर आर्य जनजाति बसी।
कुछ ऐसी भाषाएं हैं बच्चों जो भारत और यूरोप में एक साथ बोली जाती है, या उनके कुछ थोड़ी बहुत जो भी समानताएं उसमें मिलती हैं, उन सभी भाषाओं के परिवार को हम भारोपीय परिवार कहते हैं। भारोपीय परिवार कहते हैं उन सभी भाषाओं के परिवार को भारोपीय परिवार कहते हैं, जो भारत और यूरोप में समान रूप से बोली जाती हो या कुछ थोड़ी बहुत समानता रखती हो। आर्य भाषा को संस्कृत तक पहुँचते पहुँचते जितना भी समय लगा है, उस समय को हम 3 काल में बांट देंगे। पहला काल हमारा रहा है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय काल रहा है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक। 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा काल रहा है मध्यकालीन आर्य भाषा का काल, और जिसका समय रहा है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी तक। फिर जो तीसरा काल है अभी तक भी वर्तमान समय तक भी लागू है। इसका काल का कालक्रम रहा है 1000 ईस्वी से अब तक वर्तमान तक ये काल माना गया है। फिर इस काल के बारे में जिसे हम बात करते हैं, तो जो सबसे पहला काल रहा है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, वैदिक संस्कृति का इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है, क्योंकि ये सबसे प्रथम भाग है उस समय का, तो सबसे पहले वैदिक संस्कृति का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है। दूसरा काल हमारा शुरू होता है 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। इसमें लौकिक संस्कृति का दबदबा, या हम कह सकते हैं उसका प्रभाव, लौकिक संस्कृत का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा रहा है। लौकिक संस्कृत का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है। मध्यकालीन आर्य भाषा रही है। इसे भी हम 500 वर्ष के 3 कालों में इस प्रकार बांट सकते हैं। पहला काल रहा है 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक, इसे हमने पाली भाषा में पाली भाषा के रूप में कहा। पाली भाषा का पहला काल, जो पाली भाषा का काल रहा है, क्योंकि इस काल में पाली भाषा का प्रचलन ज़्यादा हुआ। फिर पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा का उपयोग बहुत ज़्यादा रहा है। प्राकृत भाषा आई है पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और इसे प्राकृत भाषा का काल कहा गया है। इससे आगे 500 ईस्वी से लेकर 900 लगभग 900 या 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का काल रहा है। अपभ्रंश का, जैसे ही संस्कृत हुई, संस्कृत के बाद पाली हुई, पाली के बाद प्राकृत हुई, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश कहलाई। अपभ्रंश का काल रहा है 500 से 1000 ईस्वी तक। भोलानाथ तिवारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए, परीक्षा को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश भाषा के जो काल है, या अपभ्रंश भाषा को 7 भेदों में बांटा है, और सबसे पहला भेद है शोरसेनी अपभ्रंश। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं। शोरसेनी अपभ्रंश, इसकी प्रमुख बोले पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती हिंदी। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती हिंदी। दूसरा भाग रहा है मगधी अपभ्रंश। मगधी अपभ्रंश, इसमें बोले रही बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। फिर नंबर 3 रहा है अर्ध मागधी अपभ्रंश, इसमें प्रमुख बोलिए पूर्वी हिंदी। फिर नंबर 4 का रहा है खस अपभ्रंश, इनमें पहाड़ी हिंदियों को शामिल किया जाता है। नंबर 5 रहा है पेगाची अपभ्रंश, लहंदा और पंजाबी के इलाके जितनी भी पंजाबी भाषाएं हैं, इसमें हम पढ़ते हैं। नंबर 6 रहा है साखित या ब्रांट अपभ्रंश, ये सिंधी भाषा के जितने भी विकास रहा है, सिंधी भाषा से रिलेटेड जितना भी विकास हुआ है, वो सब साखित अपभ्रंश के अंदर आता है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश मराठी भाषा को उपयोग में लाता है। हमारा जो सबसे मेन पॉइंट रहेगा वो रहेगा आधुनिक हिंदी और आधुनिक आर्य भाषा के रिलेटेड क्वेश्चन बहुत जल्दी पूछे जाते हैं। तो आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक की मानी गई है। आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक की मानी गई है। इसमें हम 3 मुख्य काल में विभाजित करते हैं। पहला काल प्राचीन हिंदी 1000 से 14 ईस्वी तक। दूसरा काल मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1850 ईस्वी तक। और आधुनिक हिंदी का जो काल रहा है वो रहा है 1850 से अब तक। आधुनिक हिंदी का काल 1850 से
अब तक। इस पर बहुत ही आपको ध्यान देने चाहिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आधुनिक हिंदी को भी, अब तक का जो आधुनिक हिंदी का साहित्य और या उसका विकास रहा है, उसे भी हमने कई कालों में विभाजित किया है। सबसे पहला काल आता है पूर्व भारतेंदु युग, प्राचीन युग के नाम से भी जाना जाता है, और ये आपका रहा है 13वीं शताब्दी से 1868 तक, 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। भारतेंदु युग दूसरा काल रहा है, भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक, और इसकी डेट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है परीक्षा में, आप इसे ध्यान रखेंगे। तीसरा काल रहा है द्विवेदी युग, द्विवेदी युग भी बहुत ज़्यादा परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, द्विवेदी युग 1900 से 1922 तक। फिर आता है शुक्ल युग, शुक्ल युग का दूसरा नाम छायावादी युग, शुक्ल युग का दूसरा नाम छायावादी युग, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। शुक्ल युग का दूसरा नाम छायावादी युग, इसकी डेट रही है 1922 से 1938 तक। फिर इसके बाद आता है शुक्लोत्तर युग, छायावादोत्तर युग, जो छायावादी युग के बाद आता है 1938 से 1947 तक। और 1947 के बाद जो अब तक का जो भी काल रहा है, इसे हम कहते हैं स्वतंत्रीय युग, स्वतंत्रीय युग, जो स्वतंत्रता के बाद आया, स्वतंत्रोत्तर युग 1947 ईस्वी तक। तो बच्चों, ये अभी तक का पूरा हिंदी साहित्य या हिंदी भाषा के विकास के काल थे, जो आपको पता होना चाहिए। इनमें से आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर मिल सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में समझाने की कोशिश की गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही एग्ज़ाम आपकी परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन को, मतलब टॉपिक को, आप जो भी आप लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करें, और मैं आपके लिए अगली नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।